जब भी जांच एजेंसियों का चाबुक चलता है तो अच्छों की हेकड़ी निकल जाती है। अब एक बार फिर से कई जगहों पर एक साथ ईडी का डंडा चला है और कईयों का गहरा राज खुला है, जिसके बाद जांच एजेंसियों के अफसर भी हैरान रह गए हैं। आज के कच्चा चिट्ठा में उन सभी का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलेंगे जो भ्रष्टाचार कर रहे थे या फिर कानून के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। नमस्कार, हमारा खास शो कच्चा चिट्ठा देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। ईडी ने एक बार फिर से तगड़ा एक्शन लिया है। दरअसल ईडी ने बेंगलुरु महानगर पालिका यानी कि बीबीएमपी के कार्यालयों पर छापेमारी की। आधिकारिक सूत्रों ने कहा है कि संघीय एजेंसी ने छापे के दौरान अच्छी संख्या में दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट एकत्र किए। प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बेंगलुरु महानगर पालिका यानी कि बीबीएमपी के 6 कार्यालयों पर तलाशी ली। आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि बीबीएमपी से जुड़े लगभग 6 कार्यालयों की धन शोधन रोकथाम अधिनियम यानी कि पीएमएलए के प्रावधानों के तहत तलाशी ली गई है। ये कार्रवाई नकदी संपन्न निकाय द्वारा बोरवेल की खुदाई और रिवर्स ऑस्मोसिस यानी कि आरओ संयंत्रों की स्थापना सहित नागरिक कार्यों के निष्पादन में कुछ कथित अनियमितताओं के खिलाफ ईडी की व्यापक कार्रवाई से संबंधित है। यह तलाशी बीबीएमपी के पूर्व पार्षद एनआर रमेश की शिकायत पर की गई है। भाजपा नेता रमेश ने संवाददाताओं को बताया कि उन्होंने 2016 से 2019 के बीच बोरवेल और आरओ प्लांट के बारे में 16 जून 2020 को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में शिकायत दर्ज कराई थी। यह योजना उन क्षेत्रों में सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के लिए शुरू की गई थी जहां कावेरी जल आपूर्ति नहीं है। रमेश ने कहा कि चूंकि यह 970 करोड़ रुपए के कार्यों से संबंधित 400 करोड़ रुपए से अधिक का करोड़ों रुपए का घोटाला था, इसलिए एसीबी ने मामले को ईडी को भेज दिया, जिसने बीबीएमपी में तलाशी ली। भाजपा नेता ने आरोप लगाया कि पार्षदों, अधिकारियों और ठेकेदारों ने मिलकर राजराजेश्वरी नगर, दशरहली, येलाहंका, महादेवपुरा और बोमनहल्ली के 66 बीबीएमपी क्षेत्रों में से 50 में से 400 करोड़ रुपए का गबन किया। उन्होंने ये भी कहा कि सबसे ज्यादा लूट राजराजेश्वरी नगर, यशवंतपुर, बेंगलुरु साउथ, केआरपुरा, बटारायनपुरा और दशरहली विधानसभा क्षेत्र में हुई। रमेश ने कहा कि पालिका ने बोरवेल की ड्रिलिंग के लिए 671.16 करोड़ रुपए और आरओ इकाइयों के निर्माण के लिए 156 करोड़ रुपए जारी किए। उन्होंने कहा कि उन्हें जानकारी है कि उक्त अवधि के दौरान निगम सीमा के भीतर 9,588 बोरवेल खोदे गए थे। उनके मुताबिक बोरवेल खोदने में औसतन 7 लाख रुपए और आरओ यूनिट बनाने में 16 लाख रुपए का खर्च हुआ होगा। रमेश ने कहा कि उन्होंने बेंगलुरु मेट्रोपॉलिटन टास्क फोर्स और लोकायुक्त से भी इसकी शिकायत की है। छापेमारी के संबंध में बीबीएमपी के इंजीनियर इन चीफ बीएस प्रहलाद ने कहा कि ईडी ने अपनी प्रारंभिक जांच शुरू कर दी है और वे 2016 और 2019 के बीच स्थापित बोरवेल और आरओ इकाइयों से संबंधित रिकॉर्ड के सत्यापन के लिए आए थे। वहीं प्रहलाद ने कहा कि हम दस्तावेज सौंप रहे हैं और वे जो भी मांगेंगे हम उन्हें मुहैया कराएंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि विभिन्न विभागों के प्रमुख के साथ बैठक चल रही है, हम उन्हें ईडी अधिकारियों से मिलवा रहे हैं। उनके मुताबिक ईडी ने जांच के लिए एक कमरे की मांग की है और उन्हें काउंसिल बिल्डिंग के अंदर एक जगह मुहैया कराई जाएगी। इससे पहले लोकायुक्त की छापेमारी में बृहद बेंगलुरु महानगर पालिका यानी कि बीबीएमपी के राजस्व निरीक्षक एसजी सुरेश के पास 1.83 करोड़ रुपए मूल्य की संपत्ति मिली थी, जिनमें 3 भूखंड, 2 घर, एक फार्म हाउस और 4 एकड़ और 5 गुंटा कृषि भूमि शामिल है। इतना ही नहीं, प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी के अधिकारियों ने 8 जनवरी को ओडिशा के खनन व्यवसायी रत्नाकर राउत से जुड़ी संपत्तियों पर एक साथ छापेमारी की। प्रारंभिक रिपोर्टों के मुताबिक ईडी की छापेमारी ढेकनाल और भुवनेश्वर में 12 जगहों पर हुई। कथित वित्तीय लेन देन और खनन कार्यों से संबंधित मामलों के संबंध में दिल्ली से ईडी के अधिकारी छापेमारी कर रहे हैं। छापेमारी फिलहाल ढेकनाल, हिंडोल और 3 अन्य स्थानों पर राउत के फार्म हाउस और आवास पर चल रही है। यहाँ ये उल्लेख करना उचित है कि प्रवर्तन निदेशालय ओडिशा में अवैध खनन कार्यों के संबंध में कार्रवाई में जुट गई है। 20 दिसंबर को ईडी ने भुवनेश्वर में ओडिशा प्रदेश कांग्रेस कमेटी यानी कि ओपीसीसी के पूर्व अध्यक्ष निरंजन पटनायक के आवास पर छापेमारी की थी। केंद्रीय एजेंसी ने हाल ही में 231 करोड़ रुपए की कथित वित्तीय धोखाधड़ी के सिलसिले में विपक्षी चीफ व्हिप प्रमिला मलिक के भाई दिवंगत खिरोद मलिक के नई दिल्ली स्थित आवास और संबलपुर में 3 स्थानों पर छापेमारी की थी।
वहीं दूसरी तरफ पिछले महीने सीबीआई ने शिमला ईडी के जोनल ऑफिस में रिश्वत का बड़ा मामला पकड़ा था। छात्रवृत्ति घोटाले में फंसे आरोपितों ने सीबीआई को शिकायत दी थी कि उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रहे ईडी के असिस्टेंट डायरेक्टर विशाल दीप ने गिरफ्तारी की धमकी देकर उनसे 2.5 करोड़ रुपए रिश्वत मांगी थी। इस मामले में सीबीआई ने ट्रैप लगाकर ईडी अधिकारी के भाई विकास दीप और नीरज को गिरफ्तार कर लिया था, जो कि अभी बुड़ैल जेल में बंद है। वह विशाल दीप अभी तक फरार है। वहीं ईडी के असिस्टेंट डायरेक्टर विशाल दीप की एक सीक्रेट शिकायत भी सामने आई है, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि उन्हें इस मामले में फंसाया जा रहा है और ये साजिश छात्रवृत्ति घोटाले में सीबीआई के एक जांच अधिकारी ने रची थी, जो कि डीएसपी रैंक के थे। वो तो आरोपितों को गिरफ्तार करना चाहते थे, लेकिन सीबीआई के डीएसपी ने उन्हें रिश्वत लेने के लिए उकसाया। वे आरोपितों को फायदा पहुंचाने के लिए उन्हें रिश्वत लेने के लिए कह रहे थे और उसमें से अपने लिए 10% कमीशन की मांग भी कर रहे थे। उन्हें जब शक हुआ तो उन्होंने डीएसपी से मुलाकात की और उनके रिकॉर्डिंग कर ली, लेकिन जब सीबीआई ने उनके घर और दफ्तर में रेड की तो उनके सारे सबूत गायब कर दिए। विशाल दीप ने इस संबंध में सीबीआई के डीएसपी के खिलाफ सीबीआई के डायरेक्टर और ईडी के डायरेक्टर को शिकायत भेजी है। शिकायत में उन्होंने अपने घर, ऑफिस और उन सभी जगह की सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित करने की मांग की है, जहां पर भी उनकी डीएसपी से मुलाकात हुई थी। उन्होंने डीएसपी के मोबाइल को भी सीज करने की मांग की है। विशाल दीप ने बताया कि नवंबर 2023 को शिमला ईडी में बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर 2 नियुक्त हुए थे। उनके पास हिमाचल प्रदेश के चर्चित छात्रवृत्ति घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच थी। इस मामले में सीबीआई के एक डीएसपी ने उन्हें मिलने के लिए संपर्क किया। पहले तो उन्हें लगा कि वे जांच में सहयोग करेंगे, लेकिन मिलकर पता चला कि वो तो आरोपितों से मिले हुए हैं। पहले तो उन्होंने डीएसपी से मिलने से मना ही कर दिया, तो उन्होंने धमकी देनी शुरू कर दी। इस बारे में उन्होंने अपने वरिष्ठ अधिकारियों को बता दिया। वे सबसे पहले अक्टूबर 2024 को डीएसपी से शिमला के मॉल रोड पर मिले, फिर वे मोहाली और चंडीगढ़ के एक होटल में मुलाकात किए। इस मीटिंग में डीएसपी के साथ छात्रवृत्ति घोटाले के आरोपित रजनीश बंसल भी थे। यहाँ उन्होंने विशाल दीप को रिश्वत ऑफर की। उन्होंने चुपके से उनके रिकॉर्डिंग कर ली, जिसके बाद में उन्होंने पेन ड्राइव में डाल दिया। पेन ड्राइव उन्होंने अपने घर सुरक्षित रख ली। उन्होंने इस मुलाकात की एक फाइल बनाकर अपने ऑफिस में रख ली। इस मीटिंग के बाद उन्होंने डीएसपी और अन्य आरोपितों का पर्दाफाश करने के लिए जांच शुरू कर दी, लेकिन इस दौरान उन्हें फंसा दिया गया। सीबीआई ने उनके घर और ऑफिस में सर्च की और उनके सारे सबूत को भी जब्त कर लिया गया। वहीं अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ की राजनीति में अहम भूमिका निभाने वाले कवासी लखवा शराब घोटाले से लेकर मुश्किलों में घिरते नजर आ रहे हैं। हाल ही में प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी की तरफ से जुटाए गए सबूतों के आधार पर उनके खिलाफ कई अहम आरोप सामने आए हैं। ईडी ने प्रेस बयान जारी कर कहा है कि लखमा को शराब घोटाले के तहत नकदी मिली है, जो उनकी संभावित संलिप्तता को दर्शाता है। पूर्व मंत्री 3 जनवरी को ईडी के समक्ष पेश भी होंगे। पिछले महीने जब ईडी ने लखमा और उनके करीबी सहयोगियों के ठिकानों पर व्यापक छापेमारी की तो विवाद और बढ़ गया। रायपुर, सुकमा और धमतरी में छापेमारी की गई, जिसमें न केवल राजनीतिक नेताओं बल्कि घोटाले से जुड़े ठेकेदारों को भी निशाना बनाया गया। इन छापों के दौरान ईडी ने कथित तौर पर डिजिटल डिवाइस जब्त की, जिनमें लखमा के खिलाफ मामले को मजबूत करने वाले महत्वपूर्ण सबूत हो सकते हैं। हाल ही में एक अपडेट में ईडी ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स का उपयोग ये घोषणा करने के लिए किया कि उसने 28 दिसंबर 2024 को छत्तीसगढ़ में 7 स्थानों पर एक साथ रणनीतिक तलाशी अभियान चलाया था। ये तलाशी धन शोधन निवारण अधिनियम यानी कि पीएमएलए 2002 के दिशा निर्देशों के तहत की गई थी। कहा जाता है कि इस अभियान से घोटाले की अवधि के दौरान लखमा द्वारा नगद लेन देन में अपराध की आय यानी कि पीओसी के उपयोग के संबंध में पर्याप्त सबूत मिले हैं। ईडी की तरफ से समन जारी करने के बावजूद न तो लखमा और न ही उनके बेटे हरीश पूछताछ के लिए उपस्थित हुए, जिसे एजेंसी को दूसरा समन जारी करना पड़ा। ऐसी अटकलें हैं कि पूछताछ के बाद लखमा की कहानी स्पष्ट हो सकती है। स्थिति को और जटिल बनाते हुए लखमा ने पहले दावा किया कि उनके कम पढ़े लिखे होने का अधिकारियों ने फायदा उठाया, जिससे उन्हें बिना समझे दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर होना पड़ा। हालांकि उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से बयान दिया है कि मैं एक अनपढ़ व्यक्ति हूं और मैंने कुछ गलत नहीं किया है। मैं ईडी अधिकारियों के साथ पूरा सहयोग करूंगा और उनके सवालों का जवाब दूंगा। लखमा एक बहुत ही लोकप्रिय वरिष्ठ कांग्रेस
नेता हैं जो सुकमा जिले के सबसे अधिक नक्सल प्रभावित कोंटा विधानसभा सीट से 7 बार विधायक भी रह चुके हैं। वे भूपेश बघेल के शासनकाल में आबकारी मंत्री भी रह चुके हैं। उनके बेटे हरीश लखमा अपने जिले के पंचायत अध्यक्ष बताए जाते हैं। सामने आ रही परिस्थितियों से पता चलता है कि जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी, कवासी लखमा पर कानूनी जांच तेज होगी, जिसका उनके राजनीतिक करियर और व्यक्तिगत प्रतिष्ठा पर भी असर पड़ सकता है। कच्चा चिट्ठा में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। धन्यवाद।